नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ दो बैलों की कथा, इसका मैं MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप का यह क्वेश्चन आंसर है और यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, मैं इससे पहले क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, पहला क्वेश्चन है दो बैलों की कथा का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो किस तरह से पूछा जाएगा? 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन इसमें से सही रहेगा। सही ऑप्शन या तो टिक करने के लिए दिया जाएगा, क ख ग, इस तरह से जो भी दिया जाए उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गधे को बेवकूफ़ कहा गया है क्योंकि क का वह मूर्ख है, ख का वह चुप रहता है, ग का वह सीधा और सहनशील है, घ का वह मालिक की मार सहता है। तो इसका ग उत्तर है, वह सीधा और सहनशील है। दूसरा प्रश्न, लेखक का नाम व पाठ का नाम है। लेखक का नाम व पाठ का नाम है क ख ग घ। तो इसमें ग दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और तीसरा है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। क का है सीधापन, ख का सहनशीलता, ग का बुद्धिहीन। तो इसमें घ होगा लाभ और हानि। चौथा प्रश्न है, लेखक ने गधे के किस गुण को व्यक्त किया है? क ख ग घ 4 ऑप्शन है। क में है संभाव, ख में है सीधापन, ग में है सहनशीलता और घ में है सभी। तो इसमें सहनशीलता आंसर होगा। घ 5वां है, लेखक ने गधे में क्या दोष देखा? तो इसमें 4 ऑप्शन है। क का ऑप्शन सही रहेगा। 4 ऑप्शन है, जैसे क का सहनशीलता, ख का अत्यधिक सीधापन, ग का खुश न रहना, घ का सीधा साधा। तो इसमें क सहनशीलता आंसर सही है। तो यहाँ आपको नीचे आंसर भी दिया गया है, आंसर शीट भी है। और सेट 2 में क्या दिया गया है? पहला है, जानवरों में किसे सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है? क का गाय, ख कुत्ता, ग का घोड़ा, घ का गधा। तो इसमें घ आंसर रहेगा सही, गधा। दूसरा, हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं? जिसमें 4 ऑप्शन है, निरा मूर्ख बताने के लिए, या ख का बुद्धिमान बताने के लिए, या ग का अपशब्द के रूप में, या शाबाशी देने के लिए। तो इसमें क उत्तर होगा, निरा मूर्ख बताने के लिए। तीसरा प्रश्न है, गधे की कौन सी विशेषता अन्य पशुओं से भिन्न है? 4 ऑप्शन है, क का चौपाया होना, अत्यधिक सहिष्णुता होना, और ग का उसका रंग, और घ का पूंछ छोटी होना। तो गधे की कौन सी विशेषता अन्य पशुओं से भिन्न है? ख का आंसर सही होगा, अत्यधिक सहिष्णुता। चौथा प्रश्न है, सहिष्णुता मतलब सीधापन। और चौथा प्रश्न है, निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है? तो क अत्यंत सीधापन, ख होगा ऊपर से भोला भाला प्रतीत होना, ग ऐसी सहिष्णुता जिससे कोई खतरा ना हो, और घ का बदले की भावना। तो इसमें ग आंसर सही होगा, ऐसी सहिष्णुता जिससे कोई खतरा ना हो। 5वां प्रश्न है, पहले दर्जे का बेवकूफ़ का आशय क्या है? तो 5 का होगा, जैसे 4 ऑप्शन है, बिल्कुल मूर्ख, सर्वोच्च मूर्ख, ग का कुछ कुछ मूर्ख, घ का ना समझ। तो इसमें क का उत्तर होगा, बिल्कुल मूर्ख। अब आगे का प्रश्न है, इस अनुच्छेद में किस पर व्यंग है? क का सीधापन पर, ख का बेवकूफ़ी पर, ग का सद्गुणों पर, और घ का सादगी पर। तो इसमें होगा आंसर सीधेपन पर। कुलेल करना का आशय क्या है? इसका उत्तर होगा मस्ती करना, ग का आंसर सही है।
टिक लगा हुआ है। तो क का जैसे खेल खेलना, गुलेल चलाना, मस्ती करना, कुर्ला करना, तो इसका आंसर होगा मस्ती करना। अस्थाई विषाद का तात्पर्य क्या है? तो क का है निरंतर असंतोष, ख का निरंतर दुख, ग का निरंतर निराशा, घ का निरंतर उदासी। तो इसमें निरंतर उदासी होगा इसका आंसर। अब चौथा देखिए, ऋषि मुनियों और गधे में क्या समानता देखी गई है? 4 ऑप्शन है। पहला सज्जनता और सादगी, ख का अत्यधिक सहनशीलता, ग का बेवकूफ़ी, घ का सदा एक समान रहना। तो चौथा का आंसर क्या होगा? ऋषि मुनियों और गधे में क्या समानता देखी गई है? तो इसका आंसर होगा सदा एक समान रहना। 5वां प्रश्न देखिए, लोग सद्गुणों का अनादर कैसे करते हैं? 4 ऑप्शन रहेंगे। क का रहेगा ऋषि मुनियों को अपमानित करके, ख का बेवकूफ़ों को गधा कह के, ग का सीधापन को अपमानित करके, और घ का रहेगा सहनशील लोगों को गधा कह के। तो लोग सद्गुणों का आदर कैसे करते हैं? इसका आंसर घ है, सहनशील लोगों को गधा कह के। आगे प्रश्न आपका रहेगा, इस अनुच्छेद से क्या सीख मिलती है? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई थी, इसके ऊपर देखिए क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया था। तो यह जब आप पढ़ लीजिएगा तो इसका आप आंसर आराम से लिख लीजिएगा। तो इसमें यह भी दिया है कि बेचारे शराब नहीं पीते, ये भारतवासी के बारे में बोल रहा है। 4 पैसा कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं। कुसमय का मतलब दुख के दिनों के लिए जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं और फिर भी भारतीय जो हैं बदनाम होते हैं। तो कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो यह टॉपिक्स रहेगा, इसका आपको इसमें से ही आंसर ढूंढना है। तो किस तरह से आप आंसर ढूंढेंगे? जैसे इस अनुच्छेद से क्या सीख मिलती है, तो इसका उत्तर क ख ग घ 4 रहेगा। तो इसका उत्तर क होगा, संसार में सीधेपन से काम नहीं चलता। जबकि इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, जैसे क का इस तरह रहेगा, ख का रहेगा आक्रामक बनो, ग का चालाक बनो, घ का ईंट का जवाब पत्थर से देना। लेकिन इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? इसका सटीक आंसर होगा संसार में सीधापन से काम नहीं चलता। दूसरा, कुसमय का क्या अर्थ है? कुसमय का अर्थ है दुख मुसीबत। तो इसमें आप देखिए ख का मुसीबत दिया हुआ है आंसर, लेकिन इस तरह से आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। कुसमय का अर्थ है सही समय, ख का रहेगा मुसीबत, ग का श्मशान, घ की मृत्यु। तो इसमें आपको सटीक आंसर रहेगा मुसीबत। कुसमय का सटीक आंसर क्या है? मुसीबत है। तीसरा, भारतवासियों को अमेरिका में क्यों नहीं घुसने दिया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। क का उसकी सादगी के कारण, ख का उसकी सच्चाई के कारण, ग का उसकी बेचारगी के कारण, और घ का उसकी लाचारी के कारण। तो क्या होगा सटीक आंसर? इसका सही आंसर है उनकी बेचारगी के कारण। और चौथा प्रश्न देखिए, भारतवासियों पर क्या आरोप लगाया जाता है? 4 ऑप्शन रहेगा। क का वे जीवन का स्तर नहीं जानते, ख का वे अधिक सुसभ्य हैं, ग का वे जीवन का स्तर घटाते हैं, वे ऋषि मुनियों जैसे हैं। तो इसका सही आंसर होगा वे जीवन का स्तर घटाते हैं। मतलब भारतवासियों पर क्या आरोप लगाया जाता है? कि वे जीवन का स्तर घटाते हैं। 5वां प्रश्न, जापान को सभ्य देशों में क्यों गिना गया? 4 ऑप्शन इसमें है, क्योंकि पहला है वैज्ञानिक प्रगति के कारण, दूसरा ख का है ईंट का जवाब पत्थर से देने के कारण, ग का व्यापारिक प्रगति के कारण, घ का दूसरे गाल पर चांटा खाने के कारण। तो इसमें आप जापान को सभ्य देशों में क्यों गिना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ईंट का जवाब पत्थर से देने के कारण। आगे देखिए, इसमें भी कुछ अनुच्छेद दिया गया है, जिस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल।
जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अरियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अब इसका आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, तो किस तरह से आप लिखेंगे? गधे का छोटे भाई किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन रहेंगे, पहला घोड़े को, दूसरा बैल को, तीसरा बंदर को और चौथा हाथी को। तो गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई कहा गया है, इसका तो बैल होना चाहिए आंसर। ठीक है, बैल होगा। और आगे देखिए, गधा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, बुद्धिमान, बेवकूफ़, सर्वश्रेष्ठ, अड़ियल। तो ख का उत्तर होगा बेवकूफ़। तीसरा, लेखक किस कारण बैल को सबसे बेवकूफ़ नहीं मानता? 4 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बैल खेती में काम आता है, क्योंकि बैल गुणवान पशु है, तीसरा क्योंकि बैल कभी कभी असंतोष प्रकट करता है, घ में क्योंकि बैल ताकतवर पशु है। तो बैल किस कारण, लेखक किस कारण बैल को सबसे बेवकूफ़ नहीं मानता? इसका उत्तर होगा ग, क्योंकि बैल कभी कभी असंतोष प्रकट करता है। चौथा, मूर्ख के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया गया है? उत्तर होगा बछिया के ताऊ का। इसमें क ख ग घ है, जिसमें सही उत्तर है बछिया के ताऊ का। और 5वां, सर्वश्रेष्ठ का समानार्थी नहीं है। क ख ग घ सर्वश्रेष्ठ का समानार्थी नहीं है, इसका उत्तर होगा ग, सर्व प्रमुख। अब आगे देखिए, इसमें भी कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा, उसमें नीचे आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर रहेगा। जैसे 5वां, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मूक भाषा में भी विचार विनिमय करते थे, मतलब बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इतना है आपको लिखा हुआ, इसमें से आपको नीचे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो पहला है, झूरी के दोनों बैलों के क्या नाम थे? इसमें क ख ग घ है, जिसमें ख उत्तर है हीरा मोती। दूसरा है, झूरी के दोनों बैल कौन सी जाति के थे? इसका घ उत्तर है पछाई जाति के। तीसरा, दोनों बैलों में कैसा संबंध था? ग का भाईचारा का। चौथा, विग्रह से तात्पर्य है? ग का उत्तर है लड़ाई होना। 5वां, वह दोनों अपने सिंग मिला लिया करते थे। तो इसमें से तीनों सही है, क का आत्मीयता से, घनिष्ठता से, और तीसरा विग्रह से नहीं। तो इसका घ उत्तर होगा उपयुक्त सभी से। नीचे आप देखिए उत्तर भी दिया हुआ है। अब आगे कुछ और टॉपिक्स दिया हुआ है, जिसका फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। छठा है, अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरे के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में ही मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो इतना आपको टॉपिक्स रहेगा, जिसमें से आपको आंसर ढूंढना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो पहला रहेगा, झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया?
तो इसका सही उत्तर है ग, ससुराल। दूसरा, वियोग का विलोम शब्द क्या होता है? तो वियोग का विलोम शब्द घ, संयोग होता है। तीसरा, दांतों पसीना आ जाना का अर्थ क्या है? बहुत अधिक परिश्रम करना। यह एक मुहावरा है, तो इसका क उत्तर होगा। चौथा, जालिम का उचित अर्थ चुनिए। जालिम का उचित अर्थ क्या है? इसका उचित अर्थ होगा चौथा ख का होगा, अत्याचारी। पांचवा, ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया? पांचवा का उत्तर ग होगा, वाणी। अब सातवां आपको रहेगा टॉपिक्स। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सभी लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, मतलब रस्सी को तोड़ डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, बैल कब कहाँ पहुँच गए? तो इसका क उत्तर है, संध्या के समय गया के घर। दूसरा, बैलों को क्या अनुभव हो रहा था? इसका क उत्तर है, नया घर बेगाना सा लग रहा था। तीसरा, दोनों ने मूक भाषा में क्या सलाह की? इसका क उत्तर है, भाग जाने की सलाह की। चौथा, रात के समय बैलों ने क्या किया? उत्तर, रस्सियां तोड़ डाली। पांचवा, बैलों का दिल कैसा हो रहा था? क का उत्तर होगा, बैलों का दिल भारी हो रहा था। अब आगे आठवां टॉपिक्स रहेगा आप लोगों को। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अब आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी तरह जैसा कि अभी पढ़े हैं। पहला है, झूरी ने प्रातःकाल क्या देखा था? इसका क उत्तर होगा, दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दूसरा, झूरी ने वहां क्या दृश्य देखा? इसका उत्तर घ होगा, गले में आधा गराव, पांव कीचड़ में और आंखों में विद्रोह में स्नेह। तीसरा, झूरी ने बैलों को देखकर क्या प्रतिक्रिया प्रकट की? उत्तर, स्नेह से गदगद प्रेमालिंगन किया। तीसरा क उत्तर रहेगा। चौथा, बाल सभा ने क्या निश्चय किया? इसका उत्तर क है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र दिया जाए। पांचवा, बाल सभा ने बैलों के लिए क्या किया? इसका उत्तर ग होगा, बैलों के लिए कोई रोटी कोई चोकर लाया। अब 9वां आपका टॉपिक आएगा, जिसमें लिखा है कि दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी कभी मारा नहीं था उसको। उसकी ललकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब आप इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, बैलों का अपमान किसने किया था? इसका ख उत्तर होगा, झूरी के साले ने। दूसरा, ललकार का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है
प्यार भरी आवाज़। तीसरा, बैलों ने चारा खाना क्यों बंद कर दिया? उत्तर, नए मालिक की मार खाकर। चौथा, बैल गया के सामने क्यों ऐठ गए? इसका क उत्तर होगा अपमानपूर्ण व्यवहार पाकर। पांचवा, मोती गया का घर छोड़कर क्यों भागा? इसका उत्तर ग है, निर्दयी मार खाकर। अब 10वां रहेगा टॉपिक आपको, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, आप पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा। पहला, मोती किस लिए ऐंठ कर रह गया? इसका उत्तर है, हीरा के समझाने से। दूसरा, हीरा मोती क्यों पकड़े गए? इसका उत्तर है, गले में रस्सी होने के कारण। तीसरा, गया ने बैलों के साथ मारपीट क्यों की? तीसरा का उत्तर होगा ग, मोती के विद्रोही रूप के कारण। चौथा, मोती के पलट जाने पड़ने का क्या आशय है? इसका उत्तर है ग, मोती हिंसा का जवाब हिंसा से देता। पांचवा, तेवर का क्या आशय है? इसका उत्तर ख है, मनोदशा। 11वां टॉपिक है, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहला प्रश्न है, लेखक तथा पाठ का नाम है। इसका आंसर है घ, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। दूसरा, मित्रता की पहचान कब होती है? घ का उत्तर है घ, इसका उत्तर है दुख की घड़ी में काम आए। तीसरा, दोनों पशु कहाँ थे? ग का उत्तर है गांजी हाउस में। चौथा, दोनों पशुओं को गया कब अच्छा लगा? घ का, जब दोनों को भूखा रहना पड़ा। और आगे है 5वां, भूख लगने पर हीरा मोती ने क्या किया? तो इसका उत्तर ग है, नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। अब 12 नंबर का टॉपिक रहेगा, एक दिन बारे के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दरियल आदमी, जिनकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोंद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, मन डरे नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब आगे इसका 4 ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। पहला, बारे के सामने डुग्गी क्यों बजने लगी? इसका ख उत्तर है, बैलों की नीलामी के लिए। दूसरा, लोग मन फीका करके क्यों चले जाते थे? इसका उत्तर है, उनके अत्यंत दुर्बल और मृतक समान शरीर को देखकर। तीसरा, बैलों की देखभाल क्यों हो रही थी? क का इसका उत्तर होगा, ताकि नीलामी में अधिक से अधिक पैसे मिल सके। चौथा, मन फीका करना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका घ उत्तर होगा, मन न बैठना। आगे 5वां है, इस पाठ का और लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर है, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद। 13 नंबर का रहेगा टॉपिक, राह में गाय बैलों का एक रेवर हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि इनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न इस तरह से आएगा।
पहला प्रश्न है, यहाँ किस राह का प्रसंग है? इसका उत्तर है कसाई के घर की राह। दूसरा, रेवर का क्या तात्पर्य है? तो इसका ख उत्तर होगा झुंड। तीसरा, बधिक के हाथों कौन परे थे? इसका ग होगा उत्तर मोती और हीरा। चौथा, पागुर करने का आशय क्या है? इसका ख उत्तर होगा जुगाली करना। पांचवा, कौन प्रसन्न थे? ख उत्तर होगा खेतों के पशु। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। बच्चों धन्यवाद।